नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स के सिलेबस के साथ में। अभी तक हमें पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4 कक्षा 12 का फिजिक्स का, और आज हम चौथे भाग में हैं। इसके 3 भाग पहले देख चुके हैं, आज हम चौथा भाग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे आने वाले और वीडियो से तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, तुरंत अपडेट रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लर्न विद रौनक ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने लास्ट भाग में हमने क्या देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र हमने देखा था। अलग अलग तरीके से जब पूरी प्लेटों के मध्य निर्वात हो, दूसरे केस में हमने देखा जब उनकी पूर्णतः माध्यम भरा हुआ हो, तीसरे में आंशिक रूप से माध्यम भरा हुआ हो और चौथे में आंशिक रूप से अलग अलग मोटाई के अलग अलग माध्यम में भर दिए जाए। तो इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करने सीखे थे। अब हम पढ़ते हैं अगले तरफ, अगली हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। अगली हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। जिस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र में हमने पढ़ा था कि जब दो समान धातु की प्लेटें, विपरीत आवेश वाली प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हों तो इस व्यवस्था को क्या कहते थे? समांतर प्लेट संधारित्र कहते थे। उसी प्रकार से गोलीय संधारित्र की भी एक परिभाषा होती है और वो परिभाषा नोट कीजिए, ऐसी व्यवस्था समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश वाले सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं तो यह व्यवस्था गोलीय संधारित्र कहलाती है। देखिए परिभाषा से अच्छे डायग्राम समझ में आएगा। दो गोले जो सकेंद्रीय हो, सकेंद्रीय का मतलब दोनों का जो केंद्र है वो एक समान होना चाहिए। तो पहला गोला ये A, दूसरा गोला B, और दोनों का केंद्र मैंने कैसा मान लिया? एक समान है, ये केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। और विपरीत प्रकृति के आवेशित मतलब इस पर यदि धनावेश है, इस बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर कैसा आवेश है? धनावेश है, तो इस पर क्या होगा? अंदर वाले गोले पर परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में कैसा? विपरीत आवेश, माइनस आवेश मान लेते हैं। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाती है। दो समान केंद्र वाले गोले जिन पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। अब देखिए मैंने मान लिया अंदर वाले गोले की त्रिज्या है R2 और बाह्य गोले की त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है? R1। आंतरिक गोले की त्रिज्या मान ली R2 और बाह्य गोले की त्रिज्या मान ली R1। अब हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है कि गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो नोट कीजिएगा, माना गोलीय संधारित्र में बाह्य गोले A की त्रिज्या R1 तथा आंतरिक गोले B की त्रिज्या R2 है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है यहाँ पर, ये जो बाह्य गोला होता है इसको हम गोलीय संधारित्र में क्या कर देते हैं? भूसंपर्कित कर देते हैं। इसके क्या करते हैं? भूसंपर्कित कर देते हैं, बाह्य पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब देखिए जब इसकी धारिता ज्ञात करनी है तो मैं गोले B पर विभव ज्ञात कर लेता हूँ और गोले A का विभव ज्ञात कर लेता हूँ, और जो टोटल विभव होगा उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? यहाँ पर धारिता ज्ञात कर लेंगे, विभव ज्ञात कर लेंगे। तो C = क्या होता है? Q/V। तो यहाँ से हम Q कुल आवेश Q/V धारिता हमारे पास में आ जाएगी। तो लिखिएगा आंतरिक गोले
बाह्य गोले का हम बाद में ज्ञात करेंगे विभव। आंतरिक गोले बी के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं के आवेश के कारण विभव। देखिए हमें बी पर विभव ज्ञात करना है, तो बी के पर दो आवेश है, एक तो ये बाह्य आवेश है माइनस का आवेश है, और एक वाला आवेश है वो भी इस बी पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो यदि हमें बी पर टोटल विभव ज्ञात करना है, बी पर यदि टोटल विभव ज्ञात करना है तो इस माइनस आवेश का विभव निकालना पड़ेगा और एक इस प्लस आवेश के कारण विभव ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों कारण विभव ज्ञात करेंगे, वो जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, टोटल गोले बी पर विभव आएगा। और हम जानते हैं किसी भी गोले पर जो विभव होता है, गोले पर विभव पार्ट नंबर 3 विद्युत विभव में हमने पढ़ा था चालक गोले की सतह पर विभव का मान KQ/R। तो मैंने मान लिया V1 का मान कितना है, KQ/R। R की त्रिज्या कितनी है, आंतरिक गोले की त्रिज्या R2 है, तो R2 और आवेश कैसा है, माइनस का है, तो Q किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो स्वयं के आवेश के कारण गोले पर विभव आ जाएगा माइनस का KQ/R2, माइनस का KQ/R2। इसके बाद में गोले बी पर गोले बी पर गोले ए के आवेश के कारण, ए के आवेश के कारण विद्युत विभव, खुद के गोले का तो खुद के आवेश का तो विभव ज्ञात कर लिया। अब हमें जो गोले ए का जो आवेश है प्लस Q जो आवेश है उसके कारण इस बी पर विभव ज्ञात करना है, और उसको मैंने मान लिया V2 है, तो वही KQ/R1। इस बार त्रिज्या कितनी है 27 और केंद्र की दूरी कितनी है R1 है, तो R1 इस बार प्लस का आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये Q रहेगा, तो ये जाएगा प्लस का KQ/R1। तो गोले बी पर कुल विभव एक ए के कारण और एक बी का टोटल विभव जोड़ेंगे, तो गोले बी पर कुल विभव, गोले बी पर कुल विभव हमें यदि ज्ञात करना हो तो V V1 प्लस V2, और V1 का मान कितना माइनस KQ/R2 और V2 का मान कितना KQ/R1 जोड़ेंगे तो माइनस का KQ/R2 प्लस का KQ/R1। यहाँ से KQ कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस का 1/R2 KQ। हमने यहाँ से क्या ज्ञात किया, इनका एलसीएम आएगा R1 R2, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा R2 माइनस R1। बोले बी पर विभव, यदि हमारे पास में विभव आ गया है, यदि हमारे पास में क्या आ गया है, विभव आ गया है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव आ गया तो हम यहाँ से इसकी धारिता भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक का नोट कीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा मैं ये लिखता हूँ, फिर वापस एक बार पूरे को हम एक साथ समझेंगे। धारिता C इज इक्वल टू कितना होता है Q/V। यहाँ पर आवेश हमने स्मॉल q लिया है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं स्मॉल q/V, और यहाँ से स्मॉल q/V, q का मान तो q और v का मान KQ/R2 माइनस R1/R1 है R2, तो KQ R2 माइनस R1/R1 है R2, Q से Q कैंसिल होगा, ये हो जाएगा R1/R2 R2 माइनस R1। गोलीय संधारित्र की धारिता R1/R2 R1 माइनस R2 माइनस R1। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से इसको सरल कर सकते हैं। अब देखिएगा वापस से समझते हैं, गोले संधारित्र की हमें धारिता ज्ञात करनी थी। तो गोले संधारित्र होता क्या है, इसमें दो गोले होते हैं जिन पर समान परिमाण का आवेश होता है, मतलब एक जितने दोनों गोलों पर आवेश की जो मात्रा होगी वो समान होगी, लेकिन दोनों पर प्रकृति विपरीत होगी, और दोनों गोले हैं वो सकेंद्रीय होते हैं। केंद्र समान आवेश विपरीत प्रकृति का है, तो ये जो व्यवस्था है गोले क्या कहलाते हैं, गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। अब यदि हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है तो दोनों का विभव ज्ञात करना है। यहाँ अब देखिए बी पर विभव ज्ञात करना है, तो बी पर खुद के आवेश के कारण भी विभव होगा और इस गोले ए के कारण भी विभव होगा, तो
खुद के कारण तो माइनस KQ/R2 और गोले A पर जो आवेश है उसका विभव KQ/R1 कुल विभव ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देते हैं और ये हमारे पास में आ गया गोले B पर है विभव। अब हमें गोले A पर विभव वैसे तो ज्ञात करना था, लेकिन क्योंकि गोला A किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो गोले A का विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जो वस्तु पृथ्वी से जुड़ जाती है उसका विभव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका जो गोले A पर विभव वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल विभव यही आ गया KQ/R2 - R1 अपॉन 1/R1 है R2। धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। V का मान वहां हमने ज्ञात किया था वो यहां लिख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, R1 R2 अपॉन K R2 - R1। तो ये आ गया यहाँ पर गोलीय संधारित्र की धारिता। तो इसको ये हमारा होता है गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, हमारे लिए आसान है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। अभी हमारे पास में जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता का सूत्र कितना है, उसकी धारिता का सूत्र हमारे पास में आया C = 1/K। C = 1/K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब चूंकि K = कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K = कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यदि मैं 1/K का मान ज्ञात करूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/K का मान आ गया, व्युत्क्रम करते दोनों का तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए C = कितना हो गया, 1/K। 1/K का मान कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और आगे R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये हो गया हमारे पास में गोलीय संधारित्र की धारिता का दूसरा सूत्र। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 गोलीय संधारित्र की धारिता। तो ये था हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र। इस प्रकार हम इसको डिराइव कर सकते हैं। यहाँ तक का नोट कीजिएगा और उसके बाद में अगली हेडिंग लिखिएगा। यहाँ तक का नोट कीजिएगा और अगली हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग लिखिएगा संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग लिखिएगा संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग लिखिएगा संधारित्रों का संयोजन और इसमें लिखिएगा किसी विद्युत परिपथ में संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए विद्युत परिपथ में संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या फिर समांतर क्रम में। एक से ज्यादा संधारित्र यदि हमारे पास हो और उनको हमें विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे, या तो उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो पहला लिखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला लिखिएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। उसमें क्या होता है, तुल्य धारिता कितनी होती है वो ज्ञात करेंगे हम। श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है, देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से यदि इस प्रकार ये जुड़े हों तो ये जो संयोजन है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मान लिया मैंने विद्युत परिपथ में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1, C2 और C3। इन पर जो आवेश है उसका मान Q और इन पर जो विभव का मान है वो V1, V2, V3 है। ये पहली प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश। तो ये है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के मैंने एक V वोल्ट की बैटरी के साथ इनको संयोजित कर दिया है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि तीनों संधारित्रों पर आवेश समान है। तो यहाँ नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि संधारित्रों की श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है। बिल्कुल 100% बात याद रखनी है कि जितने भी संधारित्र उन सबको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहले संधारित्र पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश अंतिम वाले संधारित्र पर होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होगा लेकिन विभव का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन की एक परिभाषा और भी लिखी हुई आपको कई जगह मिल सकती है कि संधारित्र का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान और विभव का मान अलग अलग हो, वह संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो एक परिभाषा ये भी है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान और विभव का मान अलग अलग हो, तो इसे क्या कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हमें इस श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जिस प्रकार से आप लोगों को याद होगा 10th क्लास में आप लोगों ने प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। जिसे प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध अपने ज्ञात किया था, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट आया था, R1 + R2 + R3 up to Rn, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार हमारे पास में आया था। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो डायग्राम बनाइएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। माना C1, C2, C3, माना C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान V1, V2, V3 है। V1, V2, V3 है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में बेसिक लैंग्वेज। आगे देखिएगा। अब सुनिए, हम जानते हैं कि V = V1 + V2 + V3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो सारा का सारा यहाँ जितने विद्युत उपकरण जुड़े हुए हैं उन पर जाएगा और यहाँ 3 उपकरण जुड़े हुए हैं, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। तो जो ये जो वोल्टेज है वो सारा का सारा किन पर जाएगा, 3 संधारित्रों पर जाएगा और 3 संधारित्रों पर वोल्टेज कितना गया है, एक पर V1 गया है, दूसरे पर V2 गया है और तीसरे पर क्या गया है, V3 गया है। तो इस प्रकार कुल वोल्टेज जो होगा वो इन तीनों पर आने वाले वोल्टेज के बराबर होगा। तो V = V1 + V2 + V3। अब हम जानते हैं Q = क्या होता है, CV होता है। Q = क्या होता है, C = Q/V होता था। Q = क्या हो जाएगा, CV। तो प्रथम संधारित्र के लिए पहले संधारित्र के लिए भी मैं ये ज्ञात करूंगा तो Q = क्या हो जाएगा, C1V1, क्योंकि आवेश तो पहले पर Q है लेकिन उसकी धारिता C1 है, वोल्टेज V1 है, तो Q = क्या हो गया, C1V1। तो यहाँ से यदि मैं V1 का मान निकालूं, V1 = क्या हो जाएगा, Q/C1। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे संधारित्र पर वोल्टेज V2 निकालूंगा तो क्या आएगा, Q/C2 आएगा, और V3 निकालूंगा तो क्या आएगा, Q/C3 आएगा। पहले संधारित्र के लिए V1 = Q/C1, दूसरे के लिए V2 = Q/C2 और तीसरे के लिए V3 = Q/C3। तो यहां से मानता हूं समीकरण 1 से, तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कुल वोल्टेज यदि मैंने माना
v है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन c, जहां c क्या है, तुल्य धारिता, सभी की तीनों की तुल्य धारिता कितनी है, c है, तो q अपॉन c इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 का मान निकाला, v2 का मान निकाला और v3 का मान निकाला, और मैंने तीनों यहाँ लिख दिया, q अपॉन c1, q अपॉन c2 और q अपॉन c3। यहाँ राइट हैंड साइड में तीनों पक्षों में, तीनों पदों में क्या है, q है, तो मैं यहाँ से तीनों से क्या ले लेता हूँ, q को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में q अपॉन c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में q अपॉन 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, और ये q से q कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता 1 अपॉन c का मान आ गया 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तो ये आ गया हमारे पास में समान श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। इसी प्रकार n संधारित्र जुड़े हुए हो तो 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 प्लस 1 अपॉन c4 प्लस 1 अपॉन c5, इस प्रकार 1 अपॉन cn तक चलता जाएगा। तो ये था संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, इसको नोट कीजिएगा। अभी हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन के बाद में अगली हेडिंग लिखिएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अगली हेडिंग लिखिएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम पढ़ते हैं संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो ये है लिखिएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा, प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही हो, मतलब कुछ ऐसे तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 और C3। इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये A है, इसका अंतिम बिंदु B है। C2 का प्रारंभिक बिंदु A है, C3 का भी प्रारंभिक बिंदु A है, और तीनों संधारित्रों का अंतिम बिंदु क्या है, B है। तो ये जो संयोजन है ये क्या कहलाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र है, तो एक पर धनावेश, दूसरी पर, पहली प्लेट पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। तो इस प्रकार ये यहाँ से ऐसे जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, परिभाषा क्या हो जाएगी, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का प्रारंभिक बिंदु एक समान और अंतिम बिंदु भी एक समान हो, वो संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली होती है कि यहाँ पर जो जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं इन सब पर आवेश का मान एक समान हो, अलग अलग होता है, लेकिन विभव का मान एक समान होता है। याद रखने वाली बात है, श्रेणी क्रम में क्या होता था, सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता था, विभव अलग अलग होता था। यहाँ पर उसका उल्टा होता है, वहां पर आवेश समान था तो समांतर क्रम में आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, और श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग था, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, एक समान होता है। तो समांतर क्रम संयोजन की एक परिभाषा और इस प्रकार दी जाती है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान एक समान, प्रत्येक संधारित्र पर विभव का एक समान मान एक समान है, लेकिन आवेश का मान भिन्न भिन्न हो,
विभव का मान एक समान लेकिन आवेश का मान भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है? समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अब हमें समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी। नोट कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और लिखिएगा माना C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र, C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 है तथा प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान एक समान V है। एक समान V है। आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है तो इस बैटरी पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इन तीनों संधारित्रों पर टोटल होना चाहिए। तो यदि बैटरी पर कुल आवेश Q है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वहां पर विभव अलग अलग था तो V इज इक्वल श्रेणी क्रम में लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर आवेश अलग अलग है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। इसलिए CV इज इक्वल टू पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र की धारिता C का मान C1 है, वोल्टेज का मान कितना है? V। तो Q1 का मान हो गया C1V। इसी प्रकार Q2 का मान कितना हो जाएगा? C2V और Q3 का मान कितना हो जाएगा? C3V। राइट हैंड साइड में तीनों पदों में से V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से भी क्या होगा? कैंसिल होगा। कैंसिल आउट होने के बाद में ये आ गया समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होती है समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार हमने समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित कर लिया है। ये था हमारा समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना। श्रेणी क्रम में आती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और समांतर क्रम में आती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार हम दोनों स्थितियों में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर लिया है। लिखिएगा अगली हेडिंग संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग लिखिएगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसी को परीक्षा में दूसरे नाम से पूछ सकते हैं और वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या नाम है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा, दोनों में से किसी भी नाम से पूछ जा सकती है। तो ये हमें ज्ञात करने हैं कि किसी भी समांतर क्रम संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा, उसके अंदर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना होता है। तो लिखिएगा माना एक संधारित्र को कैपिटल Q आवेश तथा कैपिटल V विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, मान लिया ये मेरा एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इस पर प्रारंभ में Q का मान कितना है? 0 है। इस पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। अब मुझे क्या करना है? इसको आवेश देना है। क्या करना है? इसको आवेश देना है और आवेश बढ़ा करके मान कितना करना है? कैपिटल Q आवेश देना। शुरुआत में 0 आवेश था और बाद में कितना आवेश देना है? Q आवेश देना है। तो इस दौरान जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य है जो मैं Q आवेश दूंगा। Q आवेश देने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या गया कार्य है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। वहां तक क्या लिख लिया कि एक संधारित्र को कैपिटल Q आवेश कैपिटल V विभव तक आवेशित किया जाता है। हम यह मानते हैं कि आगे लिखिएगा, हम यह मानते हैं कि
संधारित्र को आवेश छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। संधारित्रों को आवेश छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। संधारित्रों को आवेश छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो मुझे इसको 10 कूलम आवेश देना है तो एकदम से 10 किलो कूलम आवेश मैं नहीं दे सकता। तो पहले 0 से मैं इसको 1 कूलम आवेश दूंगा, फिर 2 कूलम दूंगा, फिर 3 कूलम दूंगा, फिर 4 कूलम दूंगा, 5 कूलम दूंगा। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं इसको टोटल कितना आवेश दे दूंगा? 10 कूलम आवेश दे दूंगा। तो ये है कि मान लिया उस पर शुरुआत में कोई आवेश नहीं है, उसको क्यू आवेश कुल देना है और वो आवेश जो है वो एक साथ ना देकर के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मैं इसको प्रदान करूंगा। आगे लिखिएगा, माना किसी स्थिति में कुल आवेश स्मॉल क्यू, किसी स्थिति में स्मॉल आवेश स्मॉल क्यू तथा विभव v है। मैंने क्या मान लिया कि जब शुरुआत में 0 था और मुझे 10 कूलम देना था, बीच में यदि कोई एक ऐसा टाइम था जब इस पर जो आवेश था वो कितना था, तो मैंने इसको स्मॉल क्यू आवेश दे दिया था। शुरुआत में कैपिटल क्यू आवेश 0 आवेश था, मेरे को कैपिटल क्यू देना है। बीच में किसी टाइम पर इसके पास आवेश कितना है? स्मॉल क्यू है और विभव उतना हो गया है, कितना हो गया है? v हो गया है। इस स्थिति में आगे लिखिए, इस स्थिति में संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य। इस स्थिति में संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य। अब देखिएगा हमारे पास में जब शुरुआत में q है, अब q के बाद इसको थोड़ा सा और आवेश दूं, कितना आवेश दूं? dq आवेश दूं, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? अल्पांश आवेश dq देने में किया गया कार्य। और हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। यदि किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक बार मैं याद भी दिला देता हूं। हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, V कुल कार्य अपॉन कुल आवेश। तो यहां से इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो W क्या जाएगा? QV। W कार्य, Q आवेश और V विभवांतर। तो ये हो गया W कितना? QV किया गया कार्य। यदि अल्पांश आवेश देना है तो किया गया कार्य भी कितना होगा? अल्पांश होगा। dW आवेश कितना? dq इंटू विभवांतर कितना? v। तो dW dq इंटू v। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि हम जानते हैं q क्या होता है? CV होता है। धारिता संधारित्र की C है, उस पर विभव कितना है? V है, और उस समय उस पर आवेश कितना है? Q है। तो Q CV। तो यहाँ से V कितना आ गया? Q अपॉन C। V आ गया Q अपॉन C। इसलिए dW कितना हो जाएगा? dQ का तो dQ, लेकिन Q का मान, V का मान कितना है? Q अपॉन C। तो Q अपॉन C इंटू dQ। अल्पांश आवेश dQ देने में किया गया कार्य है dW Q अपॉन C इंटू dQ। यह था अल्पांश आवेश dQ देने में किया गया कार्य। अब कुल आवेश 0 से लेकर कैपिटल Q तक देने में किया गया कुल कार्य अब हमें ज्ञात करना है। तो आगे लिखिएगा, अतः संधारित्र को 0 से कैपिटल Q तक आवेश देने में किया गया कार्य। आवेश देने में किया गया कार्य W इंटीग्रेशन dW 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। अल्पांश का कार्य पता है, पूरे का ज्ञात करना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन लिमिट लगाने 0 से लेकर कैपिटल Q तक है dW, और dW का मान कितना है वो यहाँ लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से Q अपॉन C इंटू dQ 1 अपॉन C है संधारित्र की धारिता जो कि नियत है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 से Q dQ। Q dQ का समाकलन होता है Q स्क्वायर अपॉन 2। तो W का मान यहाँ से आ गया 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। अब हमें लिमिट रखनी है, और लिमिट रखने का तरीका हमने 11वीं में सीखा था, 12वीं में 3 पार्ट में सीख चुके हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से किया गया कार्य है W 1 अपॉन C
क्यू स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो ये हो गया -0। तो इस प्रकार संधारित्र को क्यू आवेश देने में किया गया कार्य क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और यह जो किया गया कार्य है यही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए इसका U स्थितिज ऊर्जा किसे लिखते हैं, U से लिखते हैं, और उसका मान कितना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U कितना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U क्यू स्क्वायर अपॉन 2c संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इस प्रकार हम इसको डिराइव कर लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र में संचित ऊर्जा U होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ तक का नोट कीजिएगा, फिर हम इसको अलग रूप में, फॉर्मूले को अलग रूप में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। dW किया गया कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर अंतर dQ इंटू V, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ से V का मान आ गया Q अपॉन C, ये V का मान यहाँ हमने dW में रख दिया, तो dQ इंटू Q अपॉन C कुल कार्य ज्ञात करना है, तो पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, और इस प्रकार हमने इसको यहाँ तक स्थापित कर दिया है। तो ये आ गया हमारे पास में संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक बार इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं। देखिएगा हमने क्या निकाला U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना होता है CV होता है। पहले तो इस पार्ट की पहली हेडिंग यही थी धारिता, संधारित्र में यही पढ़ा था Q इज इक्वल टू क्या CV। तो यहाँ से Q का मान यदि मैं इसमें U में लिखूंगा तो Q का मान कितना है CV, तो ये लिखा CV, और Q का स्क्वायर है तो CV का स्क्वायर अपॉन 2c। CV का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक c से एक c कैंसिल होगा, और ये बचेगा 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा का एक और सूत्र होता है U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। इसके अलावा मैं एक सूत्र और जानता हूँ, मैं जानता हूँ C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, इसलिए U इज इक्वल टू कितना, यहाँ से देखिएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c, तो Q स्क्वायर का तो Q स्क्वायर अपॉन 2 के आगे क्या है C, और C का मान कितना होता है Q अपॉन V। एक Q से एक Q कैंसिल होगा, और जो V है वो अंश में जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2 QV। स्थितिज ऊर्जा का एक और सूत्र, तीनों सूत्र हैं, तीनों परीक्षा में बहुत बार आते हैं, अलग अलग रूपों में पूछ जाते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में पर बनते हैं। तो इस प्रकार इनको याद रखिएगा। एक सूत्र U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U इज इक्वल टू 1 अपॉन CV स्क्वायर, और U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिएगा, और उसके बाद में आगे लिखिएगा। यहाँ तक नोट कीजिएगा और उसके बाद में आगे लिखिएगा। लिखिए अगली हेडिंग, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है? तो देखिए संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी है। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है, तो हम दोनों में अलग अलग ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में कितनी संचित ऊर्जा होगी और समांतर क्रम संयोजन में कितनी संचित ऊर्जा होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, हम जानते हैं कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है? Q स्क्वायर अपॉन 2c। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है? Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब श्रेणी क्रम संयोजन में
श्रेणी क्रम संयोजन में 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अब टू कहाँ तक यदि n संधारित्र जुड़े हैं तो अब 2/cn ये हम जानते हैं c u इज इक्वल टू होता है t²/tc 2c और श्रेणी क्रम संयोजन में ये तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn तक। इसलिए u इज इक्वल टू कितना हो गया q²/2 तो ऐसा कैसा और 1/c और 1/c की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू हो जाएगा q²/2c1 q²/2c2 q²/2c3 अप टू q²/2cn। होगा कि नहीं होगा होगा u इज इक्वल टू q²/2c1 प्लस q²/2c2 q²/2c3। अब देखिए ये क्या है q²/2c ये तो क्या थी संचित ऊर्जा का सूत्र है q²/2c। अब ये c1 है मतलब कौन से संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा हो गई पहले संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा हो गई तो u का मान कितना हो गया ये हो गया u1 ये दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा ये तीसरे में इस प्रकार ये un। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा निकालनी हो तो जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं सबकी संचित ऊर्जा का अलग अलग मान ज्ञात करते हैं और सबको लास्ट में एक साथ जोड़ देते हैं। तो यह आ गई हमारे पास में श्रेणी क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा का मान u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un। इसमें कोई समस्या ये था संचित ऊर्जा का सूत्र ये श्रेणी क्रम संयोजन में होता है ये 1/c का मान मैंने इसमें लिख दिया ये आ गई हमारे पास में ये पहले संधारित्र की संचित ऊर्जा ये दूसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा ये तीसरे संधारित्र की इस प्रकार ये nवें संधारित्र की संचित ऊर्जा हो जाती है। लिखिएगा अगली हेडिंग समांतर क्रम संयोजन ये तो थे श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा अब हम ज्ञात करेंगे इसमें समांतर क्रम संयोजन में अब हम किसमें ज्ञात करेंगे समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा इसमें ज्ञात करेंगे समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। नंबर 2 है समांतर क्रम क्या नाम है दूसरे का समांतर क्रम संयोजन। इस समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है तो समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा देखिएगा हम जानते हैं कि संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 cv² होता है कितना होता है 1/2 cv²। समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है तुल्य धारिता का सूत्र होता है वो होता है c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र होता है c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn। इसलिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 c का मान ये है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ये होती है c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू कहां तक cn इनटू v²। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो तुल्य धारिता है ये इस रूप में हो जाएगी 1/2 c1 v² 1/2 c2 v² 1/2 c3 v² अप टू 1/2 cn v²। अब देखिए 1/2 cv² संचित ऊर्जा यदि c की जगह c1 आ गया मतलब ये संचित ऊर्जा कौन से संधारित्र की हो जाएगी पहले संधारित्र की c की जगह c2 आ गया मतलब दूसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा तो ये इस प्रकार ये पहले संधारित्र की संचित ऊर्जा है u1 ये u2 ये u3 इस प्रकार ये क्या हो गई un। तो ये हो गई समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। और यहां से हमें ये पता चला कि चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो और चाहे समांतर क्रम संयोजन हो दोनों ही संयोजन में संचित ऊर्जा का जो मान होता है वो कैसा होता है एक समान होता है। इस प्रकार हमने इसको
देख लिया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में चाहे कोई भी सभी संयोजन करें, दोनों में संचित ऊर्जा का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। तो इसको परीक्षा में ऐसे पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान एक समान होता है। तो इस प्रकार हमने इसको यहाँ ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। पहले श्रेणी क्रम के लिए देखा कि जो संचित ऊर्जा है वो सभी संधारित्रों की संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है, और ऐसा ही समांतर क्रम में होता है। तो इस प्रकार ये आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो भाग होगा वो इस पाठ का आखिरी भाग होगा। तो जब भी कोई समस्या हो तो इस भाग में जरूर बता दीजिएगा, ताकि इस पाठ को कंप्लीट करने के बाद हमें अगला जो नया पाठ 5वां पाठ हम शुरू करेंगे उसमें हमें वापस से इस पाठ में ना जाना पड़े। तो उसके लिए इन सभी वीडियोस को तुरंत देखिए, फटाफट देखिए, और कोई भी समस्या हो तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।